नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य। आज एक नए कार्यक्रम साहित्य विधान के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। साहित्य विधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम साहित्य की विधाओं के विषय में चर्चा करेंगे। वो कैसे करेंगे और किस तरह का इसका रूपरेखा होगा, इसकी सहायता के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री इन नारायण राय जी। मैं परिचय करवाती हूँ। इन नारायण राय जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ, आप हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं और इसमें फिलहाल रिटायर्ड शिक्षक हैं और बस आपके ज्ञान का अधिक से अधिक लोगों तक कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, ये एक छोटा सा लालच मुझे आप तक खींच कर ले आया और ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो गई। जब मैंने आपको पहली बार सुना था उसी समय से मेरे मन में ये था कि मैं किस तरह से आपसे वो सारे ज्ञान को अपने तक पहुंचा लूं या लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करूं, जो आज के समय में बहुत मुश्किल है। तो बस आज हम लोग, चूंकि ये पहली कड़ी है हमारी साहित्य विधान की, तो आज के विषय में आप क्या क्या सम्मिलित करें ये भी हमारे दर्शकों को बताइए और अपने विषय में भी आप। जी जी सर। हम लोग चूंकि हमारे इस साथ विधान में जुड़े हुए हिंदी जितने भी दर्शक हैं, आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबका जी स्वागत है। सबसे पहले इस साहित्य विधान मंच को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे अवसर दिया और आपकी महानता है कि मुझे इस योग्य समझा। मैं सर क्या सब बात कर रहे हैं, उल्टी गंगा सर्वप्रथम मत बहाइए आप। ये निवेदन है आपसे। ये आपका ही बड़प्पन है जो आप मेरे एक निवेदन पे, एक आग्रह पे आपने अपना समय दिया और इस महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में जिस तरह से आपने मेरा योगदान दिया है अपने इसमें, तो बस समय को नहीं वो करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं ये ये कहना सभी चाहूंगी आज जुड़े आप एक हुए कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ ऐसे जानने होगी। जी सभी जुड़े हुए जी विद्वानों सर, को मेरा बोलिए सर। नमस्कार है। सबका स्वागत है। आज हम लोग सर्वप्रथम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य होगा। बिल्कुल। साहित्य है क्या? पहले साहित्य किसे कहते हैं? इस शब्द का उद्भव कब हुआ? क्या इसके पहले साहित्य शब्द था? तो इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत है तो उसमें जी सबसे जी पहले सर। गणेश जी और सरस्वती माता की वंदना दो दो पंक्तियों में कर लेना उचित होगा। आदेश दें सर तो मैं थोड़ी सी ना फिर। आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज कट के आ रही है आपकी। जी, आवाज जी जी जी, बोलिए। ठीक थोड़ा ठीक बहुत है। व्यवधान तो लगा रहेगा जिसे हमें बर्दाश्त करना होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जी सबसे सर। पहले गणेश वंदना। बुद्धि विशारद गणपते, हे मंगल करता, यह विधान शुभ सफल हो, अभिमत फलदाता, ज्ञान प्रकाशिनी शारदे, वाक शक्ति दाता, स्मरण करूं अम्बे तुझे, करना बेड़ा पार, करना बेड़ा पार।
वर्तमान समय में बिल्कुल। जो साहित्य की परिभाषा है, साहित्य किसे कहते हैं, इसमें गद्य जी। पद्य दोनों सम्मिलित है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, जिसमें लोकहित विचार रहते हैं, सत्य जिसमें उजागर होता है, जिसमें मानव भाव रहता है, बड़ी व्यापकता और बुद्धिमानी से साहित्यिक इसे व्यक्त करते हैं, और जिस ग्रंथ में ये उल्लेख किया रहता है, जिसमें वर्णित रहता है, उसे साहित्य कहते हैं। इसमें मानव मूल्य का सर्वप्रथम अधिक से अधिक स्थान रखा जाता है। साहित्य में शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं, किस तरह से शब्द का अर्थ रखते हुए इसकी विवेचना की जाए, तो सहित से साहित्य, स्वहित, यानी इसमें स्वभाव है, सबको मिला जुला करके आगे बढ़ना पड़ता है। सभी जितनी रचनाएं लोग करते हैं, उसमें सबकी सहभागिता रहती है, सबका हित उसमें रहना चाहिए। किसी भी साहित्य में, किसी भी रचना में अगर किसी का अहित हो जाए तो वह साहित्य नहीं कहलाता है, वह अपना निजी स्वार्थ युक्त विवेचन है, जो सबके हित के लिए नहीं है, इसलिए उसको साहित्य हम नहीं कह सकते। ऐसे लिटरेचर बोला जाता है, लिटरेचर मतलब साहित्य। तो लिटरेचर लैटिन शब्द लेटर से बना हुआ है, लिटरेचर। तो उस समय जो चर्चाएं थी साहित्य की, पहले हम ये जानना चाहेंगे क्या ये शब्द पहले था? हाँ, पहले साहित्य शब्द था ही नहीं, पहले इसे लोग काव्य कहते थे। 8वीं शताब्दी के पहले साहित्य शब्द नहीं था, काव्य के रूप में ही जाना जाता था, वही साहित्य था। आजकल जैसे ललित कला है, फाइन आर्ट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, जिसमें जिसका आधार सौंदर्य है, जिसमें सुकुमारता है, चित्रकला, नृत्य, शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत, यह भाव साहित्य की रचना के अंतर्गत रहता था। इसमें सौंदर्य शब्द था, प्रत्येक कला में एक सौंदर्य गुण था। तो इस तरह काव्य, जिसको पहले साहित्य कहते थे, उसमें सौंदर्य रहता था। आजकल बहुत सी रचनाएं जो नवोत्तर काल में चल रही हैं, उसमें इस प्रकार का सौंदर्य किसी किसी में नहीं भी देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल में काव्यों में सौंदर्य रहता था। जब हम वर्गों में लेसन प्लान बनाते हैं तो सौंदर्य भाव को केंद्र में रखा जाता है। कहा जाता है कि केंद्रीय भाव इसका क्या है, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो ये सौंदर्य परख होना चाहिए, ये साहित्य था, यही काव्य कहलाता था प्राचीन समय में। सौंदर्य में संस्कृत, ये साहित्य में संस्कृत में यत् प्रत्यय लगा है। शब्द और अर्थ का स्वभाव ही साहित्य है। कुछ विद्वानों का मत है कि जितनी हितकारक रचनाएं हैं वे सभी साहित्य हैं। साहित्य के लिए जो रचनाएं होनी चाहिए वे दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए।
7वीं 8वीं शताब्दी के पूर्व यह साहित्य शब्द काव्य के रूप में माना जाता था। आज साहित्य कहते हैं, जिसमें अलग अलग विधाएं बहुत सी हैं। अब इसके काव्य के रूप में इसका प्रयास 200 वर्ष से ईस्वी पूर्व 200 वर्ष अब तक हो रहा है। विद्वानों ने साहित्य के लक्षण को बतलाने का प्रयास किया, किंतु कहीं अति व्याप्ति हो गई, कहीं अव्याप्ति है। काव्य को परिभाषित करने के लिए विद्वान उस समय समकालीन साहित्य या साहित्य विषयक धारणाओं से प्रभावित रहे। जिस प्रकार का वातावरण रहा है, उसी प्रकार की रचनाएं हुई हैं। साहित्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर उस वातावरण के अनुसार अपने अपनी तरफ से, अपनी ओर से परिभाषाएं दी हैं, जो उस समकालीन विचारधारा के अनुसार थे। अब हम लोग कुछ विद्वानों का मत देखें कि उनका क्या मत था साहित्य के बारे में, किस तरह से वे साहित्य को परिभाषित करते थे। संस्कृत के विद्वान सब साहित्य के बारे में बतलाते हैं कि इसका जो प्रारंभ रूप है वो नाट्य शास्त्र है। शुरुआत नाट्य शास्त्र से ही साहित्य का हुआ, इसलिए लोग कहते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है वही साहित्य है। ये सबसे प्राचीन मत हुआ, लेकिन बाद में इसका विश्लेषण और किया गया कि साहित्य क्या नाट्य शास्त्र ही है, और जो लोग अपनी रचनाओं के माध्यम से कोई व्यक्त करते हैं भाव, तो क्या नाट्य के माध्यम से ही व्यक्त हो या दूसरा भी कोई विधा, दूसरी विधा भी इसमें होती है, क्या वह साहित्य से परे है क्या? तो इस तरह से इसकी चर्चा जो होती है ये प्राचीन काल से होते आ रही है। सबसे पहले अग्नि पुराण में ये देखने को मिलता है। प्राचीन काल में साहित्य की चर्चा अग्नि पुराण, साहित्य मतलब काव्य, उस समय काव्य नाम था, जी। अग्नि पुराण में है, जो सबसे प्राचीन है। अब इसमें जी आचार्य भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का बोध हो, वही काव्य है। सबसे पहले क्या व्यक्त करते हैं, किन शब्दों में व्यक्त करते हैं, क्या वे शब्द अर्थयुक्त हैं, भावयुक्त हैं? अगर वैसे हैं तो वही काव्य कहे जाते हैं। उसमें साहित्य नाम की बात नहीं थी, काव्य थी, काव्य। उसके बाद आचार्य दंडी, उन्होंने साहित्य यानी काव्य की परिभाषा दी। शरीर तावत इष्टार्थ व्यावच्छिन्न पदावली, काव्यादर्श जो ग्रंथ था उनका, आचार्य दंडी का, उसमें उन्होंने इसको व्यक्त किया। उनके कहने का तात्पर्य है कि अपेक्षित अर्थ मिलना चाहिए, क्या अभिप्रेरित अर्थ है उसका, वो स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने काव्य का शरीर माना, काव्य नहीं, काव्य का शरीर माना। इसे उस पर बतलाते हैं कि मात्र आत्मा के संबंध में नहीं है, यह मात्र आत्मा के संबंध में नहीं है, जो इस परिवेश में, भौतिक परिवेश में, जो इस सांसारिक व्यवस्था में जो चर्चाएं हैं वही साहित्य है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। ये उनका विचार था। इस तरह से संस्कृत के भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना भिन्न भिन्न मत रखा। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य में रस हो
वही काव्य है। वाक्य बोलते हैं और उसमें कोई रस नहीं है, कोई भाव नहीं है, तो उसको काव्य नहीं माना जा सकता है, यानी साहित्य नहीं माना जा सकता है। नहीं। आज के शब्दों में साहित्य उसको मानते हैं। तो जिसमें रस ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो उसको काव्य नहीं मानते हैं। यानी उस समय तक ये संस्कृत साहित्य तक रसयुक्त था। आचार्य मम्मट ये भी संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि, यानी दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ जिसमें हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो और वह गुण सहित हो, जिसमें गुण भरा हुआ हो, वही काव्य यानी साहित्य है। इस प्रकार संस्कृत के बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी उक्तियां की। अब भक्ति काल के कवियों की उक्ति में साहित्य का लक्षण भी आता है। भक्ति काल की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। साहित्य का जैसे उद्भव विकास हुआ है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी हम साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। तुम जीन जानो गीत है, स्वरूप की बात हो रही है। जी। ऐसे रीति काल से साहित्य की प्रखरता हुई है। भक्ति काल में साहित्य की बहुत सी रचनाएं यानी काव्य की रचना बहुत ज्यादा हुई है। इसको हम लोग स्वर्णयुग भी कहते हैं, साहित्य का स्वर्णयुग। हाँ। और रीति काल में इसमें जो है साहित्य के बारे में जो चर्चाएं हुई, उसमें साहित्य नाम रखा गया, यहीं से प्रारंभ होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब इस समय साहित्य का क्या स्वरूप था, सबसे पहले हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो हिंदी साहित्य में एक पुरोधा कवि थे, लेखक थे, इन्होंने अपना विचार रखा है। बहुत सी कृतियां इनकी हैं, सभी जानते हैं, सर्वविदित है। उन्होंने कहा कि जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालता है, जिससे कि आनंद प्राप्त हो, वैसी रचना जो प्रभाव डालता है लोगों पर, वैसी रचना कविता कहलाती है। काव्य में विलक्षणता होती है। उन्होंने काव्य की ही परिभाषा दी है। इससे आनंद का निर्माण होता है। काव्य की रचना की जाती है तो उससे आनंद का निर्माण होता है। इतनी क्षमता उसमें होती है। अगर वह क्षमता नहीं है तो उसको काव्य का रूप नहीं दिया जा सकता। सौंदर्य भाव उसमें होना चाहिए, उसमें किसी को आनंदित करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। साहित्य की परिभाषा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने बृहद शब्दकोश की रचना की है, रामचंद्र वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने बृहद शब्दकोश उनकी ही रचना है। उन्होंने साहित्य के बारे में अपनी परिभाषा दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। आत्मा की मुक्तावस्था का मतलब है आत्मा बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहती है, वह किसी प्रतिबंध में नहीं रहती, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। तो जिस तरह से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था, आत्मा की मुक्तावस्था और हृदय की मुक्तावस्था जो है वह रस दशा कहलाती है। जब हृदय मुक्त भाव से कुछ व्यक्त करता है तो वह काव्य कहलाता है, उसमें रस दशा आती है। तो आत्मा की मुक्त दशा ज्ञान है और हृदय की मुक्त दशा काव्य है, जिसको हम लोग साहित्य भी कहते हैं। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। जीवन के बारे में इसमें
वर्णन रहता है। और सांसारिक जितने भी साधनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, जितने भी वातावरण हैं, जितने भी भाव हैं, उनके बारे में जो व्यक्त किया जाता है हृदय से, वह साहित्य है। आचार्य राम श्याम सुंदर दास जी कहते हैं जिसमें अलौकिक आनंद आए और इस आनंद में चमत्कार जैसे लगे, वही साहित्य है। जिस रचना में आनंद आवे वह साहित्य है। अगर साहित्य की काव्य की रचना हुई है, गद्य हो या पद्य हो या कोई भी विधा हो, अगर रचना हुई है और उसमें आनंद का सृजन नहीं है तो वह साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता है, केवल वर्णन है। जयशंकर प्रसाद जी वे कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की अनुभूति वह काव्य कहलाता है। इसका संबंध विश्लेषण से है। कौन किस भाव से किस प्रकार का विश्लेषण कर सकता है, कितनी अच्छी तरह अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है। विकल्प या विज्ञान इससे नहीं चलेगा। इसमें विकल्प या विज्ञान से सहारा लेंगे तो ये काव्य नहीं, उसमें हृदय का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से आधुनिक जो मनीषी हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है, जिसमें सरस शब्दार्थ रहे, जिसके अर्थ में सरसता रहे, भाव रहे, आनंद आए, वही साहित्य है। अब पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनका तो कहना है क्या। सबसे पहले प्लेटो ने तो सब बर्बाद करके रख दिया इसमें। उनकी परिभाषा आपके समक्ष रखते हैं केवल सुनने के लिए, इस पर ध्यान नहीं देना है। प्लेटो विद्वान थे जी। उनकी परिभाषा में बिल्कुल विपरीत विचार रखा गया है। वे कहते हैं साहित्य अज्ञान जन्य होता है। पहली परिभाषा उनकी यही है। साहित्य जीवन से दूर होता है, ये उनकी परिभाषा है, क्योंकि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। भौतिक पदार्थ को ही वे सत्य मानते हैं, आत्मिक नहीं मानते। यानी आत्मा से संबंधित जुड़ा हुआ उनका विचार नहीं है, प्रकृतिवादी है। इसलिए साहित्य से उनको नाता नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा से नाता नहीं है। साहित्य आत्मा का एक अंग है और वो इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि वे भौतिक रूप में इसे मान रहे हैं। इसलिए कहते हैं साहित्य अज्ञानजन्य। लेकिन इनके ही शिष्य अरस्तु थे जी। उन्होंने इसमें सुधार किया। उन्होंने इसके बारे में कुछ अपना विचार रखा कि साहित्य क्या है। वो कहते हैं पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू मीडियम ऑफ लैंग्वेज। प्रकृति के बारे में ये भी कहते हैं कि प्रकृति के बारे में ही इसका अनुकरण है, लेकिन इन्होंने साहित्य को आत्मिक दृष्टि से या भाव की दृष्टि से देखा नहीं है। फिर भी इन्होंने इतना जरूर कहा है कि राजनीति या नीति शास्त्र की दृष्टि से इसे नहीं देखा जाए, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से इसका विवेचन किया जाए। बस एक सौंदर्य शब्द जो इसमें इन्होंने दे दिया, उसी से साहित्य के बारे में इन्होंने कुछ जरूर धनात्मक विचार अपना, सकारात्मक विचार अपना रखा। तो ये अरस्तु का विचार था। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि एक इमोशन आता है, मन में एक भाव उत्पन्न होता है, हृदय में एक तरंग उत्पन्न होती है, और इससे
जो रचना बनती है वही ओवरफ्लो जो है, जो पावरफुल रहता है ओवरफ्लो, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। आज की बात रहे या प्राचीन काल की बात रहे, जब हृदय की भावनाओं को हम रोक नहीं पाते हैं और लेखनी व्याकुल हो जाती है लिखने के लिए, तो उससे जो कुछ भी निःसृत होता है उसको हम लोग साहित्य कहते हैं। इतनी सुंदर परिभाषा है वर्ड्सवर्थ की साहित्य की। हाँ, वो तो प्रकृतिवादी कवि भी रहे थे शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी। अब जी, साहित्य की इतनी परिभाषाएं हुई, इसका समग्र रूप यही है कि साहित्य वही है जिसमें समाज का समस्त हित हो, मानवतावादी गुणों का उल्लेख हो, जिसमें रस या भाव की प्रधानता हो। एकदम सही बात है। और अगर एक में कहें तो कह सकते हैं कि साहित्य साधन हित और य से मिलकर के साहित्य बना है, तो समाज के हित का जो यंत्र होता है उसे साहित्य कहते हैं। और ये सबसे सुंदर और उत्तम परिभाषा मुझे लगती है। आपको क्या लगती है? दर्शकों को आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारी परिभाषाएं सीखी, जानी, लोगों के विचार जाने कि साहित्य कहाँ से शुरू हुआ और लोगों के क्या-क्या विचार रहे, कैसे-कैसे उन्होंने परिभाषित किया। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जानना चाहेंगे कि भारत में या भारतीय परिवेश में साहित्य का क्या इतिहास रहा है और किन-किन चरणों में ये अभी तक रहा है। कि अगर आप हमें इस बारे में बता सकें तो बहुत आभार होगा आपका। लेकिन उसके पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट और ले लेती हूँ, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं। और विकास बेनीवाल जी हैं, करमजीत कौर जी हैं, प्रतिमा सबरवाल जी हैं, निरूपा कुमारी जी, राजकुमार सेवक जी, नंदिनी लहेजा जी, रश्मि कुलवंत चावला जी, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, ठाकुर सालवी जी, अनुपमा सहाय जी, सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। और साहित्य के विषय में जो भी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और मैं अगर पर्सनली आपको ये बात कहूँ तो मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन जब मैंने आपसे बात की है ना, तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आया है। और वो लालच मुझे आप तक एकदम बांध करके रखा कि मैं कैसे अपने दर्शकों तक इन सारी बातों को पहुंचा दूं। तो थोड़ी नेटवर्क की समस्या है जिसे हमें जूझना ही पड़ता है, तो इसको बर्दाश्त करेंगे और आगे की जानकारी हम प्राप्त करेंगे आदरणीय इंद्र कुमार राय जी से, जो बेहतरीन रचनाकार तो हैं ही, और कितने उनके पास ज्ञान का खजाना है ये आपने एक दर्शन आपको मिल चुका है। तो जी सर, और इसके इतिहास के विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये साहित्य की परिभाषा के बारे में आप लोग जान रहे थे। अब देखें इस साहित्य का उद्भव और विकास किस क्रम में हुआ। जी, सर्वप्रथम हमने ये प्रयास किया जानने का कि साहित्य क्या है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहले तो साहित्य नाम ही नहीं था, नाम आया। हाँ बिल्कुल, पहले काव्य नाम था। साहित्य का विकास किस तरह से उत्तरोत्तर बढ़ते गया, कहाँ से ये साहित्य कहलाया, उसके पहले कहाँ से शुरुआत इसकी हुई काव्य के रूप में, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साहित्य जो काव्य के रूप में था, जिसका नाम काव्य था, वह सम्राट हर्षवर्धन के समय, उस समय से ही चला आ रहा था। इसका आदि का 1400 ईस्वी पूर्व था। 1400 ईस्वी पूर्व इसका आदि काल था जी। उसके बाद का समय भक्ति काल का आया, जिसको साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। उस समय साहित्य का व्यापक रूप में ही था। उसके बाद जो प्राचीन साहित्य के रूप में था, यह साहित्य काव्य के रूप में, उसे
लोग रीति काल में उसी रीति को ही अपनाते चले गए, इसलिए रीति काल इसके बाद का समय आया। उसके बाद आधुनिक काल का प्रवेश होता है, और इस समय जो हम लोग कंप्यूटर के युग में चल रहे हैं वो नवोत्तर काल है। नवोत्तर। तो सबसे पहले आदिकाल की चर्चा करते हैं हम लोग साहित्य के बारे में कि आदिकाल क्या है, और इसमें साहित्य यानी काव्य का किस तरह से विकास हुआ, कौन कौन कवि हुए। तो थोड़ी जितने भी आलोचक हैं जी सर, जितने भी आलोचक हैं अभी तक साहित्य के, उन्होंने ये माना है कि साहित्य का जो प्रादुर्भाव हुआ उसका आदिकाल 1400 ईस्वी पूर्व है। इसकी विकास यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होती है, कन्नौज से और अजमेर क्षेत्रों से। अच्छा। प्रारंभ इस काव्य का या साहित्य का प्रारंभ होता है दिल्ली राजधानी से ही। उसके बगल में कन्नौज या अजमेर, वहां से इसका उद्भव हुआ है। पृथ्वीराज चौहान उसमें दिल्ली के राजा थे। चंद्रबरदाई कवि के बारे में सब जानते ही हैं, बिल्कुल। वहां से प्रारंभ होता है, इसकी यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। उन्होंने सबसे पहली रचना की पृथ्वीराज रासो, ये पहली रचना थी काव्य की, जहां से साहित्य की शुरुआत होती है काव्य के रूप में। दरबारी कवि चंद्रबरदाई जो थे, उनकी ही कविता सब वे अपना काव्य रचना करते थे, जिसमें खासकर पृथ्वीराज रासो की ही चर्चा होती थी। उनके ही सब जितने कृति होते थे उनकी चर्चा होती थी, यानी व्यक्तिगत भाव था उसमें। जयचंद जो कन्नौज के अंतिम राठौड़ राजा थे, हिंदू राजा जी, तो वे भी संस्कृत के संरक्षक थे और वे संस्कृत की रचनाओं का ही ज्यादा ध्यान रखते थे। उस पर वे अपनी रचनाएं भी लिखते थे और कवि गोष्ठी इत्यादि की ये सब व्यवस्था करते थे। उसके बाद आता है स्थान भक्ति काल का। अब हम लोग साहित्य के स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति काल में भक्ति का दो स्वरूप था, एक भक्ति स्वरूप था और एक ज्ञान स्वरूप था। भक्ति काल का ही दो अंग है, एक भक्ति मतलब सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के रूप में, दो रूप में। अब भक्ति काल में इसका समय 1443 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है भक्ति का। इसमें इस काल में ज्यादा लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य की ही रचना हुई। यह सबसे श्रेष्ठ युग था साहित्य का, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहते हैं। इसका नाम लोक जागरण भी है, स्वर्ण काल भी कहते हैं इसको। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए भक्ति काल जो है, इसमें श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें चार धाराएं थी। सगुण भक्ति में रामाश्रयी धारा और कृष्णाश्रयी धारा, निर्गुण भक्ति में प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी चार स्वरूप हो गए। एक रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। अब हम लोग पहले
रामाश्रयी शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन कवि हुए हैं जी, एक कवि को इसमें तो से सभी जानते हैं। जी जी, सगुण भक्ति में रामाश्रयी शाखा आती है। हम्म, इसमें सबसे अग्रणी कवि तुलसीदास जी को तो सब जानते हैं, बिल्कुल। उनकी करीब करीब सभी रचनाओं से सभी अवगत हैं। श्री रामचरितमानस प्रमुख काव्य है, जो धर्म ग्रंथ है, ये तो जगत प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनकी कृति है विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, बरवे रामायण है, बहुत सी रचनाएं हैं इनकी। विनय पत्रिका है। तो इसमें बहुत से छंदों का प्रयोग हुआ है, करीब 81 छंद लगभग सभी रचनाओं में मिला करके, ऐसे लोग समझते हैं। इसके बाद केशव दास आगे आए। इसके अलावे बहुत से कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा में अपनी रचना दी है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जी। इसमें भामादास हैं, अग्रदास हैं, हृदय राम हैं, प्राणचंद हैं। ये सब कवि उसमें थे जिनके नाम हम लोग उतना जानते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया है रामाश्रयी शाखा में, कविता की रचना में। करीब करीब सभी काव्य शैलियां हैं, गद्य के रूप में इसमें नहीं है, जिसको हम लोग उस समय का साहित्य मानते हैं। और इसकी भाषा, प्रमुख भाषा अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है और तुलसीदास जी की अन्य रचना ब्रज भाषा में भी है। अच्छा। कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी उनका स्मरण करते हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर जितनी रचनाएं की हैं, जितने पद लिखे हैं, जिसको सूर सागर में वर्णित किया गया है, तो कृष्णाश्रयी शाखा में बहुत से पद लिखे गए हैं, जिसमें उपमा का, उत्प्रेक्षा, अलंकार का, बहुत से अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। छंदों का प्रयोग है और अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। रूपक है, उत्प्रेक्षा है और वात्सल्य भाव कूट कूट कर भरा है। यानी भाव और अलंकार ये दोनों अब प्रकट होने लगे धीरे धीरे रचनाओं में, जो साहित्य का प्रमुख अंग माना जाता है और जिसमें आत्मिक भक्ति का संबंध है, यानी आत्मिक संबंध उससे जुड़ा हुआ है। जबकि प्लेटो कहते थे कि ये भौतिक संबंध है, लेकिन इनकी रचनाओं में आत्मिक संबंध है। इसलिए उनका कहना और साहित्य की परिभाषा बतलाना ये यहीं पर विफल हो जाता है कि उनकी जो परिभाषा है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रही है। अब आता है इसमें जैसे मीराबाई के बारे में, वो भी कृष्णाश्रयी शाखा में है। मीराबाई जी जी। उसके बाद 8 कवि हैं, उसमें नंददास हैं, परमानंद दास हैं, हरिदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, रसखान, ये सब कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण भक्ति में अपने जीवन का समय, अमूल्य समय इसमें गंवाया या मैंने सही ढंग से लगाया, व्यतीत किया, अपने जीवन को इस प्रकार जिया
कृष्णाश्रय लेकर के। जी। ये भक्ति काल का दूसरा समय था कृष्णाश्रय शाखा का। अब हम लोग देखेंगे कि निर्गुण भक्ति में प्रेमाश्रय शाखा में कौन कौन से कवि हुए जिन्होंने काव्य रचना की। प्रेमाश्रय शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, जी। जिन्होंने, यद्यपि वे मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर के बारे में, उनके रहस्य के बारे में उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। इनकी रचना पद्मावत ये सभी जानते हैं। अखरावट है, आखिरी कलाम है मोहम्मद जायसी का। इसमें मार्मिक प्रसंग सब भी दिए गए हैं और कला विन्यासता है इसमें। उसके बाद सूफी संप्रदाय में आते हैं, कुतुबन है, उस्मान, नबी, नूर मोहम्मद, ये सब आते हैं। ये प्रेमाश्रय शाखा में आते हैं। अब ज्ञानाश्रय शाखा में हम लोग कबीरदास जी को याद करना नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हें ज्ञान का ही प्रमुख आधार रखा है अपनी रचनाओं में। इनका धर्म के संबंध में जो वास्तविकता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, और लोगों के आचरण में किस तरह से सुधार हो उसके बारे में ही इनकी रचना विशेष कर है। इसके अलावा नानक जी हैं, जी हाँ, दादू दयाल हैं, संत रविदास जिनकी जयंती हम लोग हाल ही में मना चुके हैं। हाँ, कुछ दिन पहले। बिल्कुल यथार्थवादी हैं ये सब, जो सबके लिए उचित होना चाहिए, जो जीवन का मूल्य है, जो मानव मूल्य से प्रेरित है, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। इसलिए इसको हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा में मानते हैं। कबीर सबका अपना अपना समय रहा है। जैसे कबीरदास का समय रहा 1399 से 1518 तक। इनकी रचनाओं का बराबर विकास होते रहा और इन्होंने प्रस्तुत करते रहे, गाते रहे। गीत के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया था, गाते थे। मलिक मोहम्मद जायसी का 1477 से 1542 तक रहा समय। अपना अपना समय सबका आता है। सूरदास का 1478 से 1580 तक, तुलसीदास का 1532 से 1602 तक। अब भक्ति काल का समय, रचनाओं का ये समय जो दौर था वो समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग रीति काल में प्रवेश करते हैं, जो 1700 से 1900 ईस्वी तक था। रीति काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 1643 से 1843 ईस्वी तक ही इसका समय माना जाए। इसमें रीति का मतलब है कि जो बंधी बनाई हुई जो चल रही है पद्धति, उसी के अनुसार रचना की जाए। रीति काल में वैसी ही रचनाएं हुई। इसमें अधिकांश लोगों ने वर्णन किया, जैसे श्रृंगार का वर्णन किया, अलंकार का, छंदबद्धता का, ये सब वर्णन हुआ। लेकिन ये सब बंधे रास्ते में ही इनकी कविताएं थी। जिस तरह बंधा हुआ है पहले से जो आ रहा है, छंद जो पहले से बना हुआ है, उसी के अनुसार लिखना है, उसी रीति के अनुसार। इसलिए यह समय रीतिकाल कहलाया। इसमें घनानंद, बोधा, ठाकुर, गोविंद सिंह ये सब रहे हैं। जैसे घनानंद ये सब कवि इसी रीतिकाल के कवि थे। और केशव, बिहारी, भूषण, मोतीराम, घनानंद सेनापति ये सब रचनाकार रहे। तो बिहारी के दोहे ये सब इसमें प्रसिद्ध हैं, जो पहले के छंद के अनुरूप ही थे और उसी में बंधे हुए थे। इसमें स्वच्छंदता नहीं थी। जो रचनाएं थी उसमें से स्वच्छंद नहीं हो सके थे।
अब आता है आधुनिक काल। यहाँ से जी परिवर्तन शुरू होता है। यहाँ से साहित्य का स्वरूप भी अब आ रहा है। अभी तक हम लोग काव्यात्मक साहित्य की ओर थे। अब साहित्य की विधा जो आजकल साहित्य हम लोग परिभाषित करते हैं, उसका स्वरूप आधुनिक काल में ही प्रारंभ होता है। ये 1850 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इधर 2 सदियों से इसका जोरों से विकास हुआ है। इसमें बहुत से वाद आए हैं, छायावादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी, सब प्रविष्टि इसी में हुए हैं। इस आधुनिक काल में यह भी एक बहुत अच्छा समय हम लोगों का रहा है, जिसमें अच्छे अच्छे कवि, अच्छे अच्छे लेखक, गद्य विधा का सृजन, बहुत सी विधाओं का सृजन इसी काल में है, आधुनिक काल में। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र और प्रेमचंद युग, और इस समय जो अद्यतन युग है, इसके बारे में भी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग युग आते गए। अब अद्यतन युग में जो साहित्यिक विधा का विकास हुआ वो बहुत अधिक है। पहले इतनी विधाएं नहीं थी जितनी इस समय है आधुनिक युग में। जी, जैसे डायरी है, यात्रा विवरण है, आत्मकथा है, रूपक है, रेडियो है, नाटक है, पटकथा लेखन है। इन सभी रचनाओं का विकास हुआ इसमें। पटकथा लिखना, रेडियो जो नाट्य रूपांतर रहता है, ये सब विधाएं आधुनिक काल में सृजन हुई। अब हम लोग प्रवेश करते हैं वर्तमान समय में, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। इसमें तो इस साहित्य की विधाएं बहुत विकसित हुई हैं, तरह तरह की नई विधाएं जुड़ी हुई हैं। इस काल को हम लोग नव्योत्तर काल कहते हैं। अच्छा। ये नव्योत्तर काल में जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी की सोच, इसकी भावना, इसकी रचना, इसके भाव, इनके सोचने का ढंग, और इसमें काव्य सौंदर्य किस प्रकार अलग अलग विधाएं हैं, उसके बारे में पाश्चात्य जो रचनाएं हैं उनको जोड़ करके, जैसे जापानी है, हाइकू है जी, तांका है, ये सब भी इसी नव्योत्तर काल में अपना लोगों ने अपना लिया है। तो तरह तरह की विधाएं, बहुत सी विधाएं बढ़ गई हैं, और बहुत से नकल भी बाहर से भी आए हैं, पश्चिमी देशों से भी। कंप्यूटर ने तो इसमें एक मानो नवजागरण ला दिया है, क्रांति ला दी जी, क्रांति ला दी है जी। तो कंप्यूटर का आम प्रयोग साहित्य विधा को और आगे बढ़ाने में बहुत उसका सहयोग है, क्योंकि आज हम लोग जो साहित्य की चर्चा कर रहे हैं वह मोबाइल के थ्रू से आमने सामने जी, और उसमें कभी सम्मेलन जमा होकर के सब एक जगह जाएंगे तभी हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग आमने सामने रह करके अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे का सुन भी सकते हैं। अच्छा, इस काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? जी सर, इस काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, ये भी आप बताइए। जी, नव्योत्तर काल का प्रारंभ 1980 ईस्वी से हुआ। अच्छा, 1980 के बाद से इसका प्रारंभ, हम लोग नव्योत्तर काल में जी जी। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके कारण सब रचनाओं में विकसित हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ है। अब हिंदी बोलियों में कवियों ने अलग अलग जो है उसकी रचनाएं मिलती हैं।
उसमें भिन्न बोली क्या है, जैसे गद्य हुआ और पद्य हुआ। अब यहाँ से साहित्य की चर्चा शुरू होगी। पहले हम लोग केवल पद्य के बारे में यानी काव्य के बारे में चर्चाएं सुनते थे। अब यहाँ से आधुनिक काल में और फिर नव्योत्तर काल में बहुत से परिवर्तन होने के बाद साहित्य का यह स्वरूप आया जिसमें कि 3 विधाएं मानी जाती हैं। एक गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा दोनों का मिश्रित रूप। गद्य, पद्य और मिश्रित रूप में चंपू विधा भी कहते हैं। गद्य विधा में जैसे उपन्यास हुआ, नाटक हुआ, ये सब गद्य विधा में आते हैं। उपन्यास संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट्स, लघु कथा, फीचर स्तंभ, संपादकीय, ललित निबंध, ये सभी गद्य विभाग में आते हैं। पद्य के अंतर्गत कविता, दोहे, गीत, छंद से संबंधित वीर रस, भक्ति रस, विभिन्न रसों में जो रचनाएं हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पद्य हैं। और इनसे दोनों मिला हुआ जो है वह चंपू विधा कहला जाता है, जिसमें गद्य भी और पद्य भी दोनों मिश्रित रहता है। इस प्रकार नवोत्तर काल तक हम लोग साहित्य के बारे में जानते हैं। अब हम लोग साहित्य में विधा पद्य जो है उसकी प्रमुखता से उसकी चर्चा करेंगे। इसमें छंद का स्थान आएगा। छंद, विभिन्न प्रकार के छंद किस प्रकार के हैं, तो इस छंद की चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पद्य की, उसके बाद छंद, छंद क्या है, छंद के कौन से अंग हैं, छंद के प्रकार क्या हैं, उसकी चर्चा होगी। आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ अभी तक साहित्य के बारे में और साहित्य काल के बारे में उसकी चर्चाएं सुनी। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह कथन या वक्तव्य, इसके बारे में जो मैंने बतलाई, उससे कुछ लाभ हुआ होगा। आगे हम लोग इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी देर में स्मिता जी आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार। जी सर, माफ करिएगा, थोड़ी सी कुछ समस्या आ गई थी इंटरनेट की मेरी तरफ से, तो मैं हट गई थी यहाँ से और बीच में मैं छूट गई, ये सब मैंने सुना नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग नवोत्तर काल की बात कर रहे थे और ये काल समाप्ति की ओर था। जी सर। जी। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ फटाफट से कि आभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार बहुत सारे कमेंट कर रही हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं ठाकुर सालवी जी और राजकुमार सेवक जी। साहित्यिक विधान की क्रमिक अभिव्यक्ति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देकर आपने नवोदित साहित्यकारों के लिए एक वरदान रूपी उपहार दिया है। आपको अनंत शुभकामनाएं। तो ये राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं, आभा सिंह जी भी कह रही हैं अद्भुत जानकारी, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो अपने कमेंट के माध्यम से आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं इतने अच्छे जानकारी के लिए और इतने रोचक तरीके से बताने के लिए। थोड़े व्यवधान आते रहते हैं इंटरनेट की वजह से, जिसे हमें बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो उसे हमें करना ही होगा।
साहित्य उन्नयन मंच का बहुत आभार। आभा सिंह जी बोल रही हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य उन्नयन मंच इसीलिए है कि नवोदित के साथ साथ जो बेहतरीन रचनाकार हैं उनसे हम सब कुछ सीख सकें और नवोदित को सिखा सकें। तो बस उसी लक्ष्य की प्राप्ति, उसी रास्ते पे हम लोग अग्रसर हैं। और आज साहित्य विधान का प्रथम कड़ी रहा है, जिसमें इंद्र नारायण राय जी ने बहुत रोचक जानकारी दी, हमें साहित्य की परिभाषा बताई, साहित्य का इतिहास बताया और आधुनिक काल में जिस तरह से अगर हम विधान की बात कर रहे थे, यानी कि विधा के ज्ञान की बात कर रहे थे, तो वो कैसे आधुनिक काल का ही देन है। और अगले हर कड़ी में हम इसके विधाओं के विषय में चर्चा करेंगे। और सर, आप और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि समय पूरा होने वाला है। जी, कुछ और क्या कहें इसमें? आगे जो है हम लोग अगले एपिसोड में छंद के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, छंद क्या है, छंद के प्रकार, छंद की शुरुआत कैसे हुई, इसकी बिल्कुल चर्चा बिल्कुल करेंगे। और विभिन्न तो आज प्रकार तो के शुरुआत छंदों हुआ का ज्ञान होगा, उसमें मापनी क्या होता है, छंद का सूत्र क्या होता है और किस तरह से उसकी रचना की जा सकती है, उसके कौन कौन से निषेधात्मक रूप रहते हैं और किस तरह से हम लोग छंद की रचना कर सकते हैं। तो सरलता से हम लोग जटिलता की ओर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ताकि नए लोग जो छंद में प्रवेश करेंगे उनको बिल्कुल आसान होगा और उन लोगों को, उन सभी नया नया सीखने वालों को भी, नवांकुर क्योंकि जी, हमारे अपने जो मंच हैं, काव्य मंच, काव्य संग्रह मंच, उसमें छंद के बारे में ही मैं बतलाता हूँ और उसमें सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए देखा गया है कि बहुत से नए लोग जो कुछ लिख नहीं पाते थे, आज अच्छे अच्छे छंदों की रचना कर रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है और लगता है कि अपनी मेहनत जो है वह रंग ला रही है, मुझको सफलता बिल्कुल और मिल रंग रही है। लाएगी। और और अब से साहित्य साहित्य के उन्नयन से जुड़े हुए जितने भी लोग जी हैं उनके भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, उनकी रचनात्मक शैली को एक नया आयाम मिलने वाला है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आज आप हमारे साथ हैं तो आपको बिना सुने तो हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो अपनी कोई एक रचना, क्योंकि हम छंदों की बात कर रहे थे, तो छंदों से ही मिश्रित एक उदाहरण लोगों के सामने आ जाए, तो जिससे अब मुझे मालूम है लगातार मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं कमेंट सारे पढ़ूंगी ना तो समय इसी में निकल जाएगा। तो मैं बाद में सबको रिप्लाई कर दूंगी पर्सनली। लेकिन यह है कि आभा सिंह जी भी कह रही हैं कि अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ सभी लोग इंतजार करेंगे अब कि कब बुधवार आएगा, 4 बजेगा और आपसे फिर से एक वार्ता के से हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन आज हम आपको सुनने का ये मौका नहीं गंवा सकते हैं, तो बिल्कुल एक आप सुना दीजिए कुछ। समस्या है जी, कि जो भी रचनाएं हैं, हम्म, जिस मोबाइल में जिससे ओहो, हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें सब अंकित हैं और यहाँ से चलिए, थोड़ा उठने पर तो ये चलिए कोई समस्या है बात हमारे नहीं साथ। है। अगर आपको कुछ याद होगा तो आप जरूर हमें सुना दीजिए, और नहीं तो फिर हम अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमें जरूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे, क्योंकि जितने अद्भुत रचनाकार आप हैं, तो ये एक थोड़ा सा कमी सा रह जाएगा कि हम आपको सुन नहीं पाएंगे आज। खैर, जी गौतम अद्वितीय जी भी कह रहे हैं कि हमें प्रतीक्षा रहेगी, आभा सिंह जी भी कह रही हैं, और साथ में जितने भी दर्शक हैं वो यही कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा, आभार और ठीक है। धन्यवाद। और जी जी ये जी सर। करवा चौथ का मुझको याद पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। करवा चौथ के समय बनाए थे एक गीत हम्म। टाइप, गीत जी जैसे सुनाई। उसी विधा में है, हम्म, थोड़ा गायन जैसे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप सुनाइए। चंदा रे
चंदा रे चंदा रे मेरे साजन जिए लाखों बरिस मेरे साजन जिए लाखों बरिस सदा सुहागन रहूं मैं चंदा देना ऐसा आशीष मेरे साजन जिए लाखों बरिस चंदा रे चंदा रे मेरे साजन जिए लाखों बरिस 16 श्रृंगार किए मैं आई सजना को मैं रिझाऊं। यही भावना और भाव है, यही साहित्य है, इसी में केंद्रीय भाव और सौंदर्य है। बिल्कुल 16 श्रृंगार किए मैं आई सजना को मैं रिझाऊं। कंगना नथनी पग में पंजनिया सज धज कर मैं जाऊं। तुकांत मिलता गया है, मात्रा मिलती गई है, ये छंदोबद्ध है। अब आगे है, कब आओगे चौथ के चंदा कब आओगे चौथ के चंदा निरखूं पूरब दिश चंदा रे मेरे साजन जिए लाखों बरिस। व्रत व्रत ये सुहाना पिया दर्शन कब पाऊं। व्रत ये सुहाना प्रेम दीवाना व्रत ये सुहाना प्रेम दीवाना पिया दर्शन कब पाऊं। तेरे शुभ दर्शन मिस चंदा तेरे शुभ दर्शन मिस चंदा अपनी प्रीत जताऊं अपनी प्रीत जताऊं। अब तो आओ प्यारे चंदा अब तो आओ प्यारे चंदा पूर्ण करो व्रत ईश चंदा रे मेरे साजन जिए लाखों बरिस। अन्न पानी ना ग्रहण करूंगी जब तक दर्शन पाऊं। चलनी ओट से देख तुझे फिर पति परमेश्वर देखूं। तब तोड़ूं उपवास में चंदा पाकर शुभ आशीष। सदा सुहागन रहो, ये आशीष पाकर के ही व्रत तोड़ा जाएगा। चंदा रे
मेरे साजन जिए लाखों बरिस। लोकरीति भी है, भाव भी है, सौंदर्य भी है, मात्रा है, छंद है, स्वर है और तुकांत, ये सब मिला हुआ है। तो इस तरह से सब मिला हुआ जो रहे, यह गीति काव्य के रूप में ये माना जाता है। साहित्य का यह गीति काव्य रूप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत और मैं अपने धन्यवाद। दर्शकों को बता दूं कि अभी हमने सिर्फ एक में बताऊं कि सबसे ज्यादा व्यवधान है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, मैं वही बता रही थी कि रुकावट 100 के से साथ। अधिक आपके गीत और अरे थोड़ी तो ऐसे अद्भुत ज्ञान का आदरणीय आवाज कट रही है। आदरणीय के साथ में विषय बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपने नोटबुक और पेन के साथ सभी लोग तैयार रहेंगे और प्रश्नों का भी आपका आमंत्रण रहेगा कि अगर किसी भी आवाज नहीं, चित्र भी नहीं।